हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बीमार इंसान की सेवा कैसे करें। यदि घर में कोई बीमार होता है तो उसकी सेवा कैसे करें। अब आप कहेंगे जी ये तो हर कोई जानता है जी, उसको टाइम पर दवाई देनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये तो हर कोई जानता है, इससे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज जिस पहलू को मैं आपके सामने रखूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ उस पहलू से आपने कभी सोचा नहीं होगा, और अगर आपने नहीं सोचा है तो इस पहलू पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि सेवा करने से ज़्यादा जिस पहलू पर मैं चर्चा करूँगा वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जब कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले तो 3 तरह की परेशानी हमारे सामने आती है। पहली आती है उस बीमार की सेवा करना और अपने दिनचर्या के काम पूरे करना, यानी हमें रोज़ के अपने काम भी पूरे करने हैं और उसकी सेवा भी करनी है। दूसरी आती है आर्थिक स्थिति की समस्या, कि हम उसको कैसे समझें, कैसे मेंटेन करें। और तीसरी आती है जो लोग हमें एडवाइस देते हैं, जो हमें राय देते हैं, मुफ्त की राय जो लोग बांटते हैं, उनकी समस्या। तो ये मुफ्त की राय बांटने वालों पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप देखिए, उससे आपको मदद मिलेगी इस समस्या से उभरने में। आज मैं बात करूँगा बाकी 2 समस्याओं की। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ा है हमारे परिवार में, तो उसको बीमारी किस तरह की है। उसको लगने वाली बीमारी है या उसको ऐसी बीमारी है लगती नहीं है, और उसकी बीमारी की गंभीरता क्या है, क्या उसकी अवस्था बहुत गंभीर है या उसको हल्की फुल्की बीमारी है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें देखभाल करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बस ये देखना होता है कि जो मरीज़ है उसको टाइम से दवा मिल रही है या नहीं, या अधिक से अधिक उसका बुखार देखना पड़ता है टाइम पे कि उसको बुखार तो नहीं है, या अगर और कोई समस्या है, उसको उल्टियाँ हो रही हैं, या उसको बार बार उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। बस इतना काफ़ी होता है। लेकिन बहुत सी बीमारियाँ इतनी गंभीर होती हैं जिसमें मरीज़ को लगातार देखभाल की ज़रूरत होती है। तो याद रखिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसका मनोबल बढ़ाना है, उसको ये आशा दिलानी है, उसको उसके दिमाग में ये बात जगानी है कि तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। चाहे हमें जानते हो, चाहे हमें पता भी हो, चाहे डॉक्टरों ने कह भी दिया होगा ये बचेंगे नहीं या ठीक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें उसको लंबे समय तक ज़िंदा रखने के लिए उसके साथ साइकोलॉजिकली यानी कि भावनात्मक रूप से जुड़ना है, और उसको ये आशा दिलानी है कि आप ठीक हो जाओगे, आप बच जाओगे। चाहे उसको कितनी भी गंभीर बीमारी हो, तो उसको सबसे पहले ये आशा दिलानी है हमें कि आप स्वस्थ हो जाओगे एक दिन, आपकी बीमारी का इलाज है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, हम लोग इलाज कर रहे हैं, ये चीज़। दूसरा होता है उसको समय देना। बीमार हो, अगर कोई बीमार है घर में, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने टाइम पर दवा दे दी, टाइम पर डॉक्टर को दिखा दिया, टाइम पर आपने उसको इंजेक्शन लगवा दिया, या आपने सारे काम कर दिए और उसके पास नहीं बैठे, उसका हाल नहीं पूछा, उसको समय नहीं दिया। तो समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट है बीमार आदमी को, क्योंकि समय देने से भाई कोई आदमी बीमार है तो अपनी समस्या किससे कहेगा, दीवारों से तो नहीं कहेगा ना, कमरे से तो नहीं कहेगा ना, कहेगा तो आपसे या मुझसे जब हम लोग वहाँ होंगे। तो इस वजह से बहुत अहम चीज़ है कि उसको समय दीजिए। चाहे आप कम समय दें, चाहे आप 10-5 मिनट का समय दें, 15 मिनट का समय दें, आधे घंटे का समय दें, मगर उसको आप समय ज़रूर दीजिए। अगर वो घर पर है तो, हॉस्पिटल में है, वार्ड में है, तो भी आप समय दीजिए। और अगर आईसीयू में तो मजबूरी है, जब कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर अलाउ नहीं करते, ठीक है, लेकिन तब भी आप बराबर, अगर आप कुछ आईसीयू में फैसिलिटी होती है कि मरीज़ की फ़ोन से बात कराते हैं, अगर मरीज़ इतना बोल सकता है तो, या फिर डॉक्टर से उसका हाल वगैरह पूछते रहते हैं। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि घर पर आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, या अगर उसको वो आईसीयू में एडमिट नहीं है या अनकॉन्शियस यानी बेहोश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसका मनोबल बढ़ाना है। दूसरा काम क्या करना है कि उसको समय देना है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि खुद खोलना नहीं है, खुद अपना संयम रखना है अपने आप में। बहुत से लोग क्या करते हैं, मरीज़ तो गंभीर होता ही होता है, उससे ज़्यादा वो गंभीर हो जाते हैं, यानी कि परिवार को समझ में नहीं आता कि मरीज़ को संभालें या उसको संभालें। और कुछ लोग तो वास्तव में होते हैं इस तरीके के जो किसी को बीमार या तकलीफ में नहीं देख पाते हैं, और कुछ लोग रिश्तेदारों को, ख़ानदान को दिखाने के लिए भी कई बार वो ऐसा शो करते हैं कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा फिक्र है, और वो खुद भी हाथ पैर फेंकने लगते हैं। यानी कि वो खुद भी इतना घबराते हैं, खुद भी इतना ज़्यादा शोर करते हैं, खुद भी इतना ज़्यादा लोगों के सामने कहते हैं कि अरे अब क्या होगा, वो बीमार हो गए, फलाने, अब ये हो गया, वो हो गया। मतलब इतना ज़्यादा वो माहौल को डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जो कि उससे मरीज़ भी परेशान होता है और उससे परिवार के बाकी सदस्य भी परेशान होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है, चाहे अगर कोई छोटी बीमारी है चाहे बड़ी बीमारी है, तो आपको ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप शांत रहें, आप संयम से काम लें।
देखिए, आपके शोर मचाने से, आपके जल्दबाजी करने से बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी ठीक होगी अपने समय पर, जब समय होगा जब बीमारी ठीक होगी, जब समय नहीं होगा नहीं ठीक होगी। तो आप खुद को भी संयम से, खुद भी आप संयम से काम लें, क्योंकि हर चीज़ वक्त के साथ साथ होती है। आपके घबराने से, शोर मचाने से, रोने से, चिल्लाने से मरीज़ ठीक नहीं होगा। मरीज़ ठीक होगा उसकी सही से देखभाल करने से, उसको सही इलाज देने से, ट्रीटमेंट देने से और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ने से। अगर आप भावनात्मक रूप से उससे नहीं जुड़ेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। एक बात मैं और बहुत अहम आपको बताता हूँ। बहुत से लोग बीमारी की, जिनको लंबी बीमारी होती है, चाहे वो एजिंग की वजह से हो, बुढ़ापे की वजह से हो, या चाहे किसी ऐसे रोग की वजह से हो जो जिसे हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं मेडिकल की भाषा में, यानी कि पुरानी बीमारियाँ जो होती हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ होती हैं। उससे क्या होता है, व्यक्ति के दिमाग और शरीर में कमजोरी आ जाती है, जिससे वो चिड़चिड़ा हो जाता है और लोग फिर उसको अवॉइड करने लगते हैं, उसको नेगलेक्ट करने लगते हैं, उसके पास नहीं बैठते, उससे बात नहीं करते, उसको झुंझला का जवाब देते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा जो है उसमें सिर्फ बीमारी की वजह से है। जो लोग लंबे समय तक बीमार रहते हैं, जो क्रॉनिक इलनेस का शिकार होते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी का, उनमें चिड़चिड़ाहट हो जाना आम बात है। क्योंकि कुछ तो दवाइयों का भी प्रभाव होता है और कुछ बीमारी की वजह से दिमाग में एक हार्मोन्स होते हैं जिनका मैं आपको कॉमन नाम बता रहा हूँ, डोपामिन। डोपामिन जो होते हैं ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, हमारे मूड को ठीक रखते हैं। तो इनका लेवल दिमाग में घटता बढ़ता रहता है और उससे मूड चेंज होता है इंसान का। एक पल में वो इंसान खुश हो जाएगा, सब कुछ उसको सही लगेगा, और एक पल में वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। खाना नहीं खाएगा, खाने में कहेगा ये क्या बनाया है, क्या बकवास सब्ज़ी बनाई है, मैं नहीं खा रहा या मैं नहीं खा रही। कपड़े आप देंगे तो नहीं चेंज करेगा। आप कहोगे नहा लो, कहेगा नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। आप उससे कहेंगे दवा खा लो, कहेगा मुझे नहीं खानी दवा ववा। तो ये एक कॉमन बात है, इस चीज़ से चिढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे आपको नफरत है या वो आपको बुरा समझ रहा है, बल्कि बीमारी की वजह से उसके ब्रेन में डोपामिन लेवल में चेंजेस आने से इस तरह का बिहेवियर हो जाता है, और वक्त के साथ साथ, बीमारी के साथ साथ ये बिहेवियर अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए और मरीज़ को झड़कना नहीं चाहिए और उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका साथ देना चाहिए उस कंडीशन में। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इंसान को लेटे रहना होता है काफ़ी लंबे समय तक। ऐसी बीमारियों में मरीज़ को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है, और ऐसी बीमारियों में अहम होता है कि उसको करवट ज़रूर दिलाई जाए ऐसे मरीज़ को। डॉक्टर बताते हैं प्रिकॉशन, वैसे तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह की सावधानियाँ बरती जाती हैं, लेकिन जो एक वो तो डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि क्या सावधानी किस बीमारी में बरतनी है। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मरीज़ों को जिनको ज़्यादा लेटना होता है, ऐसी बीमारियाँ जिनको होती हैं, तो करवट ज़रूर दिलाना चाहिए। इसके अलावा मरीज़ के सोने जागने के समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मरीज़ के कमरे में शांति होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहीं मरीज़ लेटा है, वहीं बच्चे कूद रहे हैं, वहीं टीवी चल रहा है, वहीं पर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत फ़नी बात बताता हूँ, बहुत सी जगह मैंने देखा है हॉस्पिटल्स वगैरह में कि परिवार वालों का ध्यान इतना कम होता है मरीज़ की तरफ कि मरीज़ स्वयं को लेटा होता है, हाय हाय कर रहा होता है, और बराबर में बैठ के वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पर। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, इस तरह का जो बर्ताव है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर मरीज़ को भी गंभीर बीमारी है तो आप भी उसके साथ गंभीर रहिए। और दूसरा होता है, मरीज़ को खुश रखने की कोशिश कीजिए। उसको आप थोड़ी देर बैठ के कुछ अच्छी बातें बताइए, उससे बातें करिए, कुछ कहानी सुनाइए, कुछ चुटकुला सुनाइए। भले ही वो इंटरेस्ट नहीं लेगा इस चीज़ों में, जो तकलीफ़ में होगा, कष्ट में होगा, हो सकता है वो ना सुने आपकी बात, लेकिन हो सकता है एक दो बात सुन के उसके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आ जाए आपकी बात सुन के, 10 में से 2 बातें वो सुन ले आपकी। ये होती है असली देखभाल, असली केयर। असली केयर ये नहीं होती कि आपने बड़े अस्पताल में मरीज़ को डाल दिया, या आपने उसके लिए 10 अटेंडेंट रख दिए, यानी कि उसके सेवक रख दिए, नर्स रख दी, या वो रख दिए तो सेवा हो गई। सेवा का मतलब ये है कि आप भी खुद भी उससे जुड़िए। बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है तो कीजिए, नर्स रखने की ज़रूरत है तो रखिए, लेकिन सब कुछ उन पर मत छोड़ दीजिए। खुद भी ज़रूर देखिए कि वो अपना काम, जो स्टाफ आपने रखा है, वो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं, और जो मरीज़ इलाज जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उस इलाज से मरीज़ संतुष्ट है या नहीं। तो ये बातें इलाज में बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा मरीज़ के खाने पीने का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीमारी की अवस्था में मरीज़ कम खा पाते हैं, तो उनको बीच बीच में अंतराल पर, थोड़ा थोड़ा अंतराल पर कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मरीज़ ने खाना नहीं खाया तो फिर आप उसको पूछें ही नहीं कि ये तो कुछ खाते ही नहीं है, ये तो खाती ही नहीं है, ये भूख ही नहीं लगती जी इनको, तो क्या करना है देख के। नहीं, वो भूख
उसका शरीर डिमांड करता है लेकिन उसको उसका एहसास नहीं होता। अगर आप उसको खाना नहीं देंगे टाइम से तो क्या होगा, उसके शरीर में पोषण की कमी हो जाएगी और बीमारी ठीक होने में वक्त लगेगा। इसीलिए उसको टाइम मतलब एक या तो टाइम टेबल के हिसाब से वक्त बना दीजिएगा, भाई इतने इतने देर पर देना है, वरना रेंडमली बीच में आप कभी भी उसको खाने को दे सकते हैं। खाने में वो खाना दीजिए जो मरीज़ आसानी से हजम कर सकता है, आसानी से खा सकता है, जो हल्का होता है। बहुत ज़्यादा घी, तेल, मिर्च, मसाले बिल्कुल ना दें, और ख़ास तौर से वो चीज़ बिल्कुल ना दें जिसको डॉक्टर ने मना किया है, चाहे मरीज़ आपसे कितना भी कहे। जब आदमी कोई चीज़ नहीं खाता है तो क्या होता है, उसकी इच्छा ज़्यादा होती है उस चीज़ को खाने की। मरीज़ों में ख़ास तौर से ये बात देखी गई है आम तौर से कि उनमें इच्छा ज़्यादा होती है उस चीज़ को खाने की जो उनको मना होती है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिए कि वो चीज़ उनको ना दें जो डॉक्टर ने उनको मना करी हुई है, ख़ासतौर से जब तक वो बीमार है जब तक। इसके अलावा दवा टाइम पर दीजिए, और दवा के साथ साथ दवा देने के बाद आप मरीज़ से ज़रूर पूछिए कि उसको उस दवा को खाने के बाद कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम दवा देकर चले जाते हैं ऑफिस, स्कूल, दफ्तर, जहाँ भी हमें जाना होता है, और मरीज़ को कुछ नुकसान हो जाता है दवा से। तो इस वजह से ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम दवा देने के बाद मरीज़ का फीडबैक ज़रूर लें कि उसको उस दवा से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर आपका मरीज़ होश में है, बोल सकता है, बता सकता है अपनी बात, तो ज़रूर उससे ये पूछें। और देखिए, बीमारी का ठीक होना या ना होना या बीमारी में समय लगना, ये डिपेंड करता है या निर्भर करता है इस चीज़ पे कि डायग्नोस कैसी हुई है, यानी कि डॉक्टर ने बीमारी को सही पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। डायग्नोस जिसे हम प्रोग्नोसिस भी जो प्रोग्नोसिस के बेस पे की जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोग्नोसिस मतलब कि डॉक्टर लोग सिम्टम्स के बेसिस पर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसको हुआ क्या है, किस तरफ इशारा है जो उसके सिम्टम है, उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो प्रोग्नोसिस के बाद डायग्नोसिस की जाती है, खैर वो एक अलग लाइन है, तो उसमें कभी फिर मैं वीडियो बना के बताऊँगा आपको। तो फिलहाल ये 4-5 बातें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका मरीज़ जल्दी से जल्दी सेहतमंद होगा, जल्दी से जल्दी स्वस्थ होगा, और वो आपसे बहुत खुश रहेगा। और एक बात मैं ये सब आप जानते भी हैं, और मैं आपको ये बात यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि दुआ से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मरीज़ आपको दुआ दे या ना दे, अगर आप सच्चे मन से उसकी सेवा करोगे और उससे जुड़े रहोगे भावनात्मक रूप से, तो ज़रूर आपको उसकी दुआ मिलेगी और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और ज़रूर आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे लिख कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो लेकर आने की। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।